नमस्कार दोस्तों। तमाम सारे देश के लोग कहते हैं यह सरकार हिंदू धर्म को पोषक है, यह सरकार सनातन धर्म की पोषक है, यह सरकार पुराने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना चाहती है और इसी आधार पर वो खुद को राष्ट्रवादी बताती है। हालांकि हम सब जानते हैं जब राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस समय देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश को आजाद कराने की गुलामी से लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये वो लोग हैं कि इनका मात्र संगठन उस समय मुखबिरी कर रहा था और यह लोग मुखबिरों में शामिल थे और जिसके कारण हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मौत की भी सजा हुई, तमाम सारे लोगों का इनकाउंटर किया गया और तमाम सारे लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया, घायल किया गया, अपंग बनाया गया। चलिए, लेकिन हम इस पे आज बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कि यह सरकार जो खुद को सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी और जाने क्या क्या बताती है, वो किस तरीके से हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के एक बड़े केंद्र को, उस भूमि को नष्ट कर रही है और उसका पूरा अस्तित्व इतिहास में बदलने को तैयार है। आपको याद होगा जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इतना बढ़ावा हो गया था कि स्थिति यह थी कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म खतरे में पड़ गया था और स्थिति यह थी कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, जिसे आज कहते हैं सनातन धर्मी, जो वैदिक धर्मी थे, वो बिल्कुल नगण्य हो गए थे ऐसी स्थिति। और वो लड़ रहे थे, कोई सगुण के नाम पे, कोई निर्गुण के नाम पे, कोई शैव संप्रदाय के नाम पे, कोई वैष्णव संप्रदाय के नाम पे। और जब यह संघर्ष हो रहा था, उस वक्त एक शख्स निकला, एक बालक निकला जो महाविद्वान था। और यह बात मैं आपको बता रहा हूं 508 ईसा पूर्व की, और 508 ईसा पूर्व की जब बात बता रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यीशु मसीह के पैदा होने के 508 साल 9 साल पहले की बात है। आप समझिए, इस्लाम धर्म कहीं था ही नहीं, पारसी धर्म कहीं था ही नहीं। तो इस तरह की उस समय की मैं बात कर रहा हूं जो वैदिक काल कहलाता, उसके पहले बौद्ध काल भी था। तो आप समझिए कि जब वो काल था, उस दौर में कैसे सनातन धर्म की रक्षा की जाए, इसको लेके आदि शंकराचार्य चले। और आदि शंकराचार्य ने दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, सब जगह सनातन धर्म को बचाने का काम किया। और उसके लिए उन्होंने जो 4 पीठ स्थापित किए, उनमें एक बद्रिकाश्रम है, और जो बद्रिकाश्रम है वो जोशी मठ में स्थित। और स्थिति ये है, आज वो जोशी मठ ढह रहा है, वो लगातार गिर रहा है। और उसकी स्थिति ये है, जो शंकराचार्य का केंद्र है वो स्वयं अपने आप में उसमें दरारें आ गई हैं, वो भी टूटने की स्थिति में जा रहा है, नीचे से दरकने लगा है। वहां के 650 घर तो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। उसके अलावा वहां करीब 2000 जो घर हैं और दूसरी चीजें हैं, वो सब भी नष्ट होने की कगार पे आ गई। तो धीरे धीरे वो पूरा ढहने लगा है, और जिस तरीके से ढह रहा है वो चिंता का विषय है। तो आखिर क्या हम सनातन धर्म की परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता और उनको नष्ट करना चाहते हैं, और क्या हम उसके लिए काम कर रहे हैं? तो आप समझिए, जब यह स्थिति होती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि जब हमारे धर्म को बचाने वालों को नष्ट किया जाता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव से सनातन धर्म को बचा करके, संरक्षित करके आज एक स्वरूप देने का जो काम किया था शंकराचार्य जी ने, उसे नष्ट करने का काम किया जाता है। क्यों? आप तो फिर हिंदू नहीं हो सकते हैं, आप फिर सनातन धर्म भी नहीं हो सकते। आप हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैला सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, फसाद करा सकते हैं। तो यह स्थिति है। अब इसी पर जब हम बात करते हैं तो हालत क्या है, जिस तरीके से गिर रही है, तो एक्सपर्ट्स की राय है कि जोशी मठ में जिस तरीके से धस रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें टूट रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, उस स्थिति में आने वाले वक्त में जोशी मठ खत्म हो जाएगा। उसे धसने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि
जो सुरंग बनाई है भारत सरकार ने, उस सुरंग के कारण 6 करोड़ लीटर पानी रोज बह रहा है और जिसके कारण पहाड़ खोखला हो रहा है। और पहाड़ खोखला होने का मतलब है ये सब कुछ ढह जाना, और यही हो रहा है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पूरी तरीके से नीचे आ रहे। मेट्रो ट्रेन और दूसरी तमाम सारी हम चीजें बात करते हैं, सुरंग बनाते हैं, लेकिन उसका हम पूरा पहले निरीक्षण कराते हैं, भौतिक और सारी चीजें कराते हैं, साइंटिफिक जांच रिपोर्ट लेते हैं, तमाम जो है जांच एजेंसी की रिपोर्ट होती है, उसके बाद हम ये करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, यहां पर उससे उलट हुआ है। जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, जो 70 के दशक में बनी थी, 1976 की बात है, उसमें बनी थी और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि यहां पर यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी वो की गई तो यह धरोहर बच नहीं पाएगी। और इसलिए तत्कालीन, तब वो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तब ये उत्तराखंड नहीं होता था, तो उस सरकार को कहा गया, और उस सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश की भी सरकार ने और केंद्र की भी इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपने कोई प्रोजेक्ट अब नहीं आगे इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट वहां करेंगे जिससे वहां की वो चीजें बची रहे। विकास होना चाहिए लेकिन विनाश करके नहीं, बल्कि बनाने वाला होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। 1976 में इसी इलाके में लगभग ऐसी ही एक समस्या आई। कांग्रेस की सरकारें थी, जाहिर सी बात है। मिश्रा कमेटी बनी। मिश्रा कमेटी की अनुशंसा थी कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहां नहीं होना चाहिए, ये बहुत नाजुक इलाका है और अर्थक्वेक, भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नंबर 5 में आता है ना, राइट? 5 में सीस्मिक जोन 5 है, तो जोन जो है ये 5 है। तो इतना नाजुक, और उस वक्त की सरकारों ने ना केवल संज्ञान लिया और ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान नहीं दिया। मिश्रा जी जो थे, महेश मिश्रा जी संभागीय आयुक्त थे वहां के, और तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उत्तराखंड नहीं था। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का पालन आने वाली कई सरकारों ने लगातार किया जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में लाते। यहां तक कि जब जयराम रमेश जी के संज्ञान में जीडी अग्रवाल जी लाए इस मुद्दे को, वहां कंस्ट्रक्शन के मुद्दे को और पावर प्रोजेक्ट्स के मुद्दे को, जयराम रमेश जी ने भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अपनी टेबल पर सबसे ऊपर रखा। इन सरकारों ने मिश्रा कमेटी का नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता सकता हूं। कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। और यहां देवेंद्र यादव जी हो या सुजाता जी हो या मनीष खंडूरी जी हो या मैं हूं, हम लोग कोई ज्यादा हमारा इस दखल नहीं है निर्णय लेने में वहां, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि उस इलाके का इतिहास क्या रहा है, विकास का इतिहास क्या रहा है, सरकारों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की दिक्कतें जब आई। तो पवन जो बताते हैं उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। और इसको लेकर के सुजाता पॉल ने वहां की वास्तविक स्थितियों के बारे में भी कल बताया। उत्तराखंड में जिस त्रासदी के सामने हम आज खड़े हैं, वो बता रहा है कि ये सरकार कितनी संवेदनहीन है। जोशीमठ के लोग अपनी पहचान खो रहे हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। विकास के कोई विरोध में नहीं खड़ा होता, हमेशा विकास चाहता है, लेकिन पर्यावरण और विकास के बीच में सामंजस्य बनाया जाना चाहिए। आदि गुरु जी शंकराचार्य जी के जिस पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया, उस पेड़ में दरारें आ गई हैं, वो फट रहा है पेड़। ज्योतिर्मठ में दरारें आ गई हैं। तो ये बता रहा है कि सरकार आंखें नहीं खोल रही, और मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते, प्रधानमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते। ये भाजपा बताती है, ये सरकार भी बताती है। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि जो पेड़ हमारे, जो लोग हमारे, जो जोशीमठ हमारा, और जहाँ पे आपदा की स्थिति आई है वहाँ पर अपने ही मुखिया का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री का बहुत पुराना रिश्ता है, तो क्यों नहीं वो इसे नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर चुके अब तक। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने इसमें
एक एक चीज बिल्कुल वहां से जमीनी तौर पे बताई कि क्या हालत हो रही है वो वहीं पर और उसी क्षेत्र के लिए। जोशीमठ में हम लोगों ने संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत करके, यहाँ के लोगों से बातचीत करके, जिनमें मैं हूँ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा हैं, यशपाल आर्या जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, राजेश भंडारी जी हैं, मनीष जी हैं, दूसरे सब लोगों ने यहाँ जो बातचीत की है, संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत की है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जोशीमठ हमारा देवस्थल, जोशीमठ हमारी आध्यात्म की नगरी, जोशीमठ हमारी संस्कृति का उद्भव स्थल, जोशीमठ जहाँ रमाड़ संस्कृति विद्यमान है, जैव विविधता का केंद्र जोशीमठ, और उसके चारों तरफ जहाँ औली जैसे बुग्याल हैं और द्रोणगिरी जैसे पर्वत हैं जिनसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने का काम किया था। ये जोशीमठ, जिस जोशीमठ में नरसिंह देवता साक्षात रूप में विद्यमान है, जहाँ बद्रीनाथ जी शीतकाल में आवास करते हैं, आज जब वो धंस रहा है, डूब रहा है, तो हम सब लोगों का आग्रह है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से संपूर्ण शक्ति लगाकर, राष्ट्रीय शक्ति लगाकर नया जोशीमठ बसाओ और पुराने जोशीमठ का उपचार करके उसको पुराने स्वरूप में लाओ। उस रास्ते में एक जो टनल एनटीपीसी की है, जिसको लेकर के लोगों को आशंका है कि इसके कारण भूधसाव का काम तेजी से हुआ है। आज 609 घर प्रशासन ने खतरनाक घोषित कर दिए हैं। 30 घरों के लोगों का विस्थापन भी हो चुका है। 5,000 रुपया जो कटे में नमक का काम कर रहा है, अहेतुक सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। तो हमने इन सब बातों को लेकर के, जहाँ ये कहा है कि नया जोशीमठ बसाओ, पुराने जोशीमठ का उपचार करो, वहाँ पर यह भी आग्रह किया है कि लोगों को जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिस उसमें बद्रीनाथ में कंपनसेशन दिया जा रहा है लोगों को, विस्थापित किए जाने वाले भाइयों और बहनों को, उसी रूप में यहाँ भी दिया जाना चाहिए। अहेतुक सहायता को बढ़ा करके 50,000 किया जाना चाहिए। लोगों के व्यावसायिक और दूसरे नुकसानों का सही आकलन करके मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये प्रकृतिजन आपदा के साथ साथ मानवजन्य आपदा भी है, क्योंकि एनटीपीसी की टनल के कारण लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि वो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियों में ढकेल दिया है, किस तरह की हालत कर दी है। और जब ये हालत कर दी हो तो आप कौन सा धर्म बचाएंगे, कौन सी उसको बचाएंगे। तो इस तरह से हेमकुंड साहिब भी जाने का वही रास्ता है जो सिख धर्म के उसका है, ये बद्रीनाथ। तो ये समझिए, जोशीमठ, बद्रीनाथ और ये एक ही चीज। तो इनके पवित्र जो उसका गेटवे है, वहां जोशीमठ में इस तरह की हालत पैदा हो गई। 70 परिवारों को जो है शिफ्ट किया जा चुका है, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तकरीबन 100 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। और 3 दिन के अंदर उन सारे घरों को ढहा देना। घर क्यों ढहाए जाएंगे? क्यों? क्योंकि आपने जो नीचे सुरंग बनाई और जिस तरीके से पानी का रिसाव हो रहा है और सारी चीजें हो रही, इतना भारी पानी जा रहा है, पहाड़ खोखला हो रहा है, और इस कारण से बर्बादी। तो जो वहां रहने वाला है वो बेघर होकर के बैठ जाए। उसके मुआवजे के नाम पर आप क्या दे रहे हैं? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में वो घर बना लेगा, जमीन ले लेगा, क्या कर लेगा? आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए वो परिवार इस ठंड में कहां मरेंगे जाके, किन शरणार्थी कैंपों में रहेंगे, कितने साल रहेंगे, क्या हालत होगी, इस पर कोई विचार नहीं। लेकिन हमें मनमानी करनी है, हमें प्रोजेक्ट चलाने हैं, हमें यह करना है। तो आपकी गलतियों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलतियों में हिंदू सनातन धर्म का एक बड़ा केंद्र ढहने जा रहा है, और वो ढहने से शायद रुके नहीं। और आने वाले समय में यह खतरा हेमकुंड साहिब में भी पड़ेगा। और हेमकुंड साहिब जो सिख धर्म का एक पवित्र जो 5 पीठ है उनमें से एक है, और उस स्थिति में हेमकुंड साहिब भी खत्म हो जाएगा। तो यह दशा है। हो सकता है आज 2, 4, 6 साल बाद वो खत्म, लेकिन जो हालत कर दी है उससे यही हो। इसलिए इसे बचाना बहुत, क्योंकि इस सरकार ने, कहते हैं
कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो हालत कर दी। और इन्होंने इस तरीके से किया कि आप पहले उसे जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उसकी पूरी भौतिक परीक्षण नहीं करेंगे और उसका पूरा जो है सारी चीजें, उसका साइंस नहीं समझेंगे पहाड़ का, और मनमानी उसे मैदानी इलाकों की तरह से ही हैंडल करेंगे, तो ये होगा। और वो इलाका पहले ही है भूकंप के जद में है, दूसरी और चीजें, एक झटका लगा तो पूरा ढह जाएगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। जब यह स्थिति हो तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि जिससे सस्ती बिजली आप बेच सके इसलिए, और निजी कंपनियों को देंगे। तो विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो स्थिति उसने खराब की है, क्योंकि उसमें पानी का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से वो होता है, धौली गंगा खत्म हो जाएगी। तो यह आपको समझने की जरूरत है। जिस तरह से और जोशीमठ के साथ साथ चमोली जो है जिले का और भी तमाम सारा हिस्सा खत्म होगा। तो इस तरह की स्थितियां हैं। फिजिबिलिटी का जो है स्टडी जो है वो सही ढंग से नहीं हुई, और उसको लेकर के जिस तरीके से किया गया, मैं पहले ही बता चुका हूं। 2002 में जो आपने स्टडी की, उसमें कहा गया था, नारायण दत्त तिवारी की सरकार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इससे बुरे हालात पैदा होंगे और इससे स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद, और उसमें सीमित उन्होंने करने का किया था, नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने उसका एक सीमित तरीका अपनाया था। लेकिन आपने क्या किया? आपने भौगोलिक चीजों को तोड़ दिया। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इसके बाद में तमाम सारी और चीजें हैं। अब आप सुरंग बना रहे हैं, दूसरी चीजें। जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां सुरंग बनाने और दूसरी चीजें करने का काम किया, तो नतीजा क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से खत्म होने का हो गया। 1939 में स्विस एक्सपर्ट ने इसमें किताब लिखी थी और उसमें दावा किया था कि इसी तरीके से रहा तो ये पूरा ढह जाएगा। तो जोशीमठ में लैंड स्लाइड जो है वो होने लगी, क्योंकि वो लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा हुआ। लेकिन इस सरकार ने सोचा नहीं और उसने सारी चीजें नकार दी, और जिस तरह से नकार दी वो समझने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने उसको किया है। इराइटिक बोल्डर को डिस्टर्ब नहीं करे ये कहा गया था, लेकिन इस सरकार ने वो भी कर दिया। ब्लास्टिक नहीं करने की सलाह दी गई थी, लेकिन इस सरकार ने वो भी कर दिया। तो आप ये समझिए, महेश चंद्र मिश्रा की कमेटी का, जिसका 1976 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस कमेटी ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जो उस समय मंडलायुक्त थे गढ़वाल मंडल के, उन्होंने इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कहा था एक कमेटी ने कि किस तरीके से इसमें की थी। उसमें सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी राय दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया। 2010 में भी चेतावनी दी गई थी, और उस चेतावनी के बाद में स्थिति ये है। करंट साइंस जर्नल की स्थापना जब हुई थी 1932 में, तो उसमें भी सीवी रमन साहब ने इसको लेके, डिजास्टर लूम्स को लेकर के लिखा था। तो आप ये समझिए, उनकी रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया। 2009 में टनल बोरिंग की जो मशीन का उसमें इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद में उसे इस सरकार ने वहां पर झोंक दिया, जबकि उस सरकार ने, तत्कालीन जो सरकार थी, उसने रोक दिया था। उसने कहा था नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा समस्याएं। तो यह स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जमीन धंसने की स्थिति है, वो चिंताजनक है। तो हम क्यों अपने हिंदू धर्म के इन पुरातन, उनको खत्म करने पे? क्या ये हिंदुत्व है? या इसलिए है कि आप अब शंकराचार्यों से चिढ़ते हैं, अब आपको फर्जी बाबाओं की का सहारा हो गया है, नकली साधु जो नफरत फैलाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, दंगे फसाद करते हैं, सांसद बनने के लिए परेशान रहते हैं, विधायक बनने के लिए परेशान रहते हैं, नेता बनने के लिए परेशान रहते हैं, उनको आप फोकस करें। इसलिए आप शंकराचार्य की धरोहर को खत्म कर सोचना आपको कि ये धर्म के रक्षक हैं कि ये धर्म के भक्षक हैं, क्योंकि धर्म तो हो नहीं रहा है, और जो अधर्म हो रहा है वो वैदिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत, और उन सिद्धांतों के विपरीत जो बनाने की बात। तो आप समझिए, इस सरकार ने जिस तरह से व्यवसायिकरण किया है, जिस तरीके से पूरी तरीके से अलकनंदा से लेकर दक्षिण तक के जितनी सारी नदियों का इलाका है ढलान का, उनको जिस तरीके से किया है, चिंताजनक। तो सोचना अब आपको, बारी आपकी, कि आप किन लोगों के साथ करें, धर्म के रक्षकों के साथ कि भक्षकों के साथ। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।